श्रोताओं, कोविड-19 पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दीपेंद्र सिवाच। कोरोना संकट काल में इस श्रृंखला के हमारे आज के मेहमान हैं भाषाविद और संप्रति CAG में वरिष्ठ लेखाकार डॉक्टर दिनेश शर्मा, और आपसे बातचीत का विषय है कोरोना संकट काल और प्रधानमंत्री जनता संवाद। लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसे श्रोताओं, कोरोना वायरस से उपजे संकट का हमने बहुत ही कुशलता से प्रबंधन किया है, लेकिन इसके बावजूद देश में इस वायरस से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और 3 लाख के करीब पहुंच गई है। दूसरी ओर अब प्रतिबंधों में लगातार ढील दी जा रही है। ऐसे में हमें बहुत ही सावधानी और संयम की जरूरत है। ये समय संकट से घबराने का नहीं, बल्कि धैर्य और साहस के साथ समस्या का सामना करने में है। ऐसे संकट के समय सबसे बड़ी भूमिका मुखिया की होती है, फिर चाहे वो परिवार हो, कोई संस्था हो या फिर कोई देश ही क्यों ना हो। एक देश के मुखिया होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री ने जनता से इस संकट के समय लगातार संवाद बनाए रखा है और अपनी उपस्थिति और कार्यों से लगातार आश्वस्त करते रहे हैं। उनका जनता से संवाद कितना प्रभावोत्पादक रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे आज के मेहमान हैं विद्वान भाषाविद और लेखक डॉक्टर दिनेश शर्मा, और उनसे बातचीत का विषय है कोरोना संकट काल और प्रधानमंत्री जनता संवाद। डॉक्टर दिनेश शर्मा, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर दिनेश, जो आपकी रिसर्च है उसका जो विषय है वो थोड़ा सा लीक से हटके है और बड़ा रोचक है, उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे आप? जी, मेरी डॉक्टरल रिसर्च का जो शीर्षक है वो है प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की भाषिक प्रभावोत्पादकता। ये उस बारे में है 2014 के आम चुनावों के बाद जिस बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुनकर के आए, उस समय शिक्षा के गलियारों में भाषाविदों के बीच में उनकी लगातार जो रैलियां थीं, जिन रैलियों में उन्होंने सीधा संवाद स्थापित किया था जनता के साथ, और उस संवाद के परिणाम स्वरूप ही उन्हें इस तरह का एक स्पष्ट बहुमत उस समय मिला था, उसको लेकर के लोगों के मन में जिज्ञासा थी कि ये जो एक व्यक्ति जो हिंदी भाषी बेल्ट से नहीं आता है, हिंदी तट क्षेत्र का है, उसके बाद भी राष्ट्रीय परिदृश्य में जनता को बांधने के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है वो हिंदी भाषा है। इस भाषा को लेकर के जो जिज्ञासाएं उस समय आई, उसी ने मुझे प्रेरित किया कि क्यों ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद के उन भाषणों का अध्ययन किया जाए और उनमें से उनकी भाषिक वैविध्य को, उनकी वैशिष्ट्य को पहचाना जाए। तो इसको लेकर के काम मेरे दिमाग में आया और उस समय मैं डॉक्टरल डिग्री के लिए रजिस्टर्ड था और मैंने इस तरह का प्रस्ताव बनाया जो कि विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार किया गया। और फिर मैंने लगभग पहले वर्ष के 850 अलग अलग मंचों पे दिए गए भाषणों का पूरा अध्ययन करके भाषा की दृष्टि से उसको जो है सांचे पर कस करके तब इस रिसर्च को पूरा किया। मोटे मोटे तौर पर क्या निष्कर्ष रहे, क्या उनके भाषण की, उनकी भाषा की विशेषताएं थी जो लोगों पर विशेष प्रभाव डालती थी? बिल्कुल संक्षेप में और सिद्धांत रूप में जो मैं स्थापित कर पाया अपने शोध में, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की जो भाषा है वो हमारे समाज के वैविध्य का, जो भाषाई वैविध्य है हमारे समाज का यानी कि भारत का, उसका एक समावेशी प्रारूप है। ये समावेशी प्रारूप हिंदी को सर्वसाधारण की भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए वचनबद्ध दिखता है। एक निष्कर्ष उसी दौरान जब भाषणों का अध्ययन कर रहा था, एक चीज निकल करके आई कि वक्ता के रूप में हम सभी को भाषिक प्रभावोत्पादकता के प्रति सजग रहना चाहिए। और सजग रहने का मतलब ये नहीं है कि हम सावधान रहें और कम बोलें, बल्कि भाषा की निरंतर सचेष्ट साधना। आज जो मैंने भाषण दिया उसका मैं अगर दोबारा से अध्ययन करूं तो हो सकता है अगली बार मैं उसमें सुधार ला सकता हूं। तो ये भी उस शोध से एक निष्कर्ष निकलता है कि शब्द ब्रह्म की सचेष्ट साधना से ही वक्ता के
भाषा में, उसकी वाणी में निरंतर सुधार आता रहता है और एक लंबी प्रक्रिया है भाषा के उन्नयन। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, प्रभावी उनके भाषण होते हैं और वो लगातार, ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत कम बोलते हैं, खूब बात करते हैं, संवाद करते हैं, संप्रेषण उनका बहुत अच्छा है। जो अब हमारा ये कोरोना संकट काल है, इस बीच में बहुत लोग प्रभावित हैं और एक बड़ा संकट मानव जाति पर है। इस दौरान भी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत बार लोगों से संवाद किया। जो पहला उनका भाषण था वो इसके लिए था कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू रखे स्वयं से, और उसके बाद से लगातार उन्होंने बहुत सारे संवाद जनता से किए। अगर आपने उनको देखा, उनका अध्ययन किया, तो क्या आपके निष्कर्ष निकलते हैं? वो किस तरह की भाषा थी, किस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी? भाषा का जो शिल्प है और जो कथ्य है, इन दोनों को अलग अलग करके भी हम इनको अध्ययन कर सकते हैं। इसमें मैंने पहले डॉक्टरल रिसर्च के दौरान भी, और विशेषकर इस संकट की घड़ी में जब निरंतर संवाद की आवश्यकता जनता के साथ, और जनता यहाँ पर मास है, जनता की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है, और इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में जब प्रत्येक व्यक्ति तक आपको पहुंचना होता है तो आपको संवाद के माध्यम में सिद्धहस्त होना ही होगा। और जब आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो ऐसे में अपने विचारों को समाज तक पहुंचाने के लिए, संपर्क स्थापित करने के लिए भाषा एक बहुत बड़े माध्यम के रूप में उभर करके आती है। व्यवहारिक दृष्टि से भाषा का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि मानव के जो अन्य गुण हैं, जैसे सामाजिकता है, एकता है, सहचर्य है, विकासशीलता है और नेतृत्व है, खासकर इसको जो उर्वरता है वो भाषा से प्राप्त होती है। भाषा के द्वारा जो भाव व्यक्त होते हैं या जो विचार होते हैं, उनका कोई भौतिक स्वरूप तो नहीं है, इसलिए उनके भावों की गहराई और विचारों की ऊंचाई को नापने का कोई उपकरण विज्ञान के पास नहीं है। लेकिन इसे श्रोता के मन में, दर्शक के मन में उत्पन्न होने वाले भावों को अनुभूत करके जाना जा सकता है। आपने देखा होगा युद्ध की विषम परिस्थितियों में सेना के जवान को जब सेनापति अपने ओजपूर्ण उद्बोधन से उद्बोधित करता है, वो सैनिक अपने जीवन का मोह त्याग कर आत्मोत्सर्ग के लिए उद्यत हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि नेतृत्व की निरंतर संवाद की एक आवश्यकता रहती है। और पिछले दिनों जिस महामारी से इस कोरोना काल में पूरा देश जूझ रहा है और एक आशंका सी बनी हुई है, एक भय का माहौल व्याप्त है, ऐसे में नेतृत्व के सर्वोच्च पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा सीधे संवाद को शुरू करते हैं। आपने जिक्र किया 18 मार्च का। 18 मार्च जनता कर्फ्यू के लिए उन्होंने जनता को संबोधित किया और जनता से अनुरोध किया कि हम जनता कर्फ्यू के लिए जाएं। तो वहां पर संदेश भय का भी जा सकता था और निश्चिंत होने का भाव भी जा सकता था। इन दोनों का एक बड़ा सामंजस्य उन्होंने बैठाया। वहां उन्होंने कहा, आज जब बड़े बड़े और विकसित देशों में हम कोरोना महामारी का व्यापक प्रभाव देख रहे हैं, तो भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये मानना गलत है। ये स्पष्टवादिता है। यहाँ पर उस नेतृत्व ने जनता को स्पष्ट करके बता दिया कि दुनिया के बाकी हिस्सों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, हम इससे अछूते रहेंगे, भविष्य में इसी तरह चलते रहे, ये सरासर गलत है। लेकिन इसके साथ ही अगले ही वाक्य में, अगले ही संबोधन में वो कहते हैं कि हम इससे लड़ पाएंगे और अच्छे से लड़ पाएंगे और हमें इन कामों को करना होगा। पुरानी कहानियां सुनाते हैं, पुराने समय के बारे में, युद्ध की स्थिति के बारे में मोदी जी जिक्र करते हैं। जब गांव-गांव में ब्लैकआउट किया जाता था, घरों के शीशों पर कागज लगाया जाता था, लाइट बंद कर दी जाती थी, लोग चौकी बना करके पहरा देते थे। युद्ध काल की उन स्मृतियों को ला करके जनता के सामने रखने का अभिप्राय ये है कि जिस तरह 71 की लड़ाई के समय हमने, जनता ने युद्ध के माहौल में साथ दिया है, उस तरह के साथ की अपील है। जहां तक अपीलों का प्रश्न है, उसमें धन्यवाद के लिए बाहर आने की जो अपील थी, उसका दूरगामी प्रभाव देखा गया। बहुत लोगों ने इसमें भाग लिया और समूचा भारत उस दिन जो है धन्यवाद ज्ञापित करता नजर आया कोरोना कर्मवीरों के प्रति। इसके बाद उन्होंने एक बार दिए जलाने की अपील भी की थी, वो भी हृदय को स्पर्श कर देने वाली अपील थी। आदर्श परक सूक्तियों का प्रयोग करते हैं अपने भाषणों में। एक चीज आपने और देखी होगी, नरेंद्र मोदी जी के भाषणों में एक वाक्य उन्होंने उपयोग किया, 21 दिन अगर हम नहीं प्रिकॉशंस के साथ चल पाए तो हम 21 बरस पीछे चले जाएंगे। बहुत बरस पीछे चले जाएंगे कहना और 21 दिन के साथ 21 बरस को कनेक्ट करना, ये उनकी भाषा की बहुत बड़ी खूबी है। उनकी भाषा के सौष्ठव से ही इसकी प्रभावोत्पादकता आती है। आम आदमी की रोजमर्रा की भाषा में जो
शब्द यूज होते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हीं को ही वो अपने संवाद में ला करके उसको सर्वग्राह्य बनाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य उनकी एक विशिष्टता है, आपने कई भाषणों में उन्हें सुना होगा। प्रश्नवाचक वाक्यों के साथ अपने लक्ष्यों का स्पष्ट निर्धारण करते हैं और अपने लक्ष्यों की जो सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है वो उम्मीदों की भाषा बनाती है उसे, जिसमें श्रोता उनके साथ कनेक्ट हो करके और उनकी उम्मीदों के साथ जाकर के अपने सपने देखने लगता है। उनके संबोधनों में ये सर्वत्र व्याप्त है। कनेक्ट करने के लिए वो श्रोता के स्तर तक जाते हैं, क्योंकि समाज का एक अपना ढर्रा है, समाज में अलग अलग स्तर हैं, वो नीचे के स्तर तक जाते हैं। उनका एक वाक्य मुझे याद आता है, जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरे करती हैं, वो मेरा परिवार है। यहाँ पर जाकर कनेक्ट कर देने का जो ये भाषा में या संवाद में या उनके वाक्य विन्यास में वो मेरा परिवार है, इस तरह के वाक्यों से वो सीधा दिल में उतरने का काम करते हैं। बिंदुवार बात करते हैं, कोई बातों को घुमा फिरा करके नहीं करते हैं। जैसे 7 बातें आपको याद होंगी उनके दूसरे या तीसरे राष्ट्र के नाम संबोधन में, उन्होंने बिंदुवार 7 पॉइंट नोट कराए जनता को कि इन 7 बिंदुओं का हमें ध्यान रखना। और वो 7 बिंदु बिल्कुल व्यवहारिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से, सोशल डिस्टेंसिंग की दृष्टि से बेहतरीन बिंदु थे। और उन बिंदुओं को उन्होंने बिंदु बार 2-2 बार 3-3 बार दोहरा करके लोगों को याद दिलाया। और शब्दों का एक सुंदर क्रम में भी उपयोग करना आपने देखा होगा। जैसे कोरोना से उन्होंने एक शब्द युग्म बनाया और कहा कोई रोड पर ना निकले। इस तरह के नारे, स्लोगन जैसी चीजें सीधा दिल को जाकर के लगती हैं और संदेश पहुंचता है। एक तो आपने बताया कि जो उनकी भाषा है वो समावेशी भाषा है और इस वजह से बहुत प्रभावी होती है, और आपने तमाम तरह की विशेषताएं बताई कि उनकी भाषा इतनी बेहतरीन होती है जो सीधे जनता से कनेक्ट करती है। लेकिन एक दूसरी चीज होती है भाषण की, जो वो होती है शिल्प, यानी बॉडी लैंग्वेज जो होती है। आप उससे भी जब आप जनता के सामने जाते हैं, खासकर टीवी पर, तो वो बहुत ज्यादा प्रभावित लोगों को करती है। क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज भी इस तरह की है कि वो लोगों को सीधे दिल से छूती है और प्रभावित करती है? बॉडी लैंग्वेज में आपका अभिप्राय हाव भाव को लेकर के और भंगिमाओं को लेकर के है, चाहे वो उंगलियों से हो, चाहे चेहरे से हो, या गर्दन के दाएं और बाएं हिलने की मुद्राओं से, जैसा कि हम बात करने के दौरान करते हैं। इसमें आंखों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आंखें दर्शकों को ढूंढती रहें और दर्शकों को ऐसा प्रतीत हो कि ये आंखें मेरी ओर देख रही हैं, तो वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य आएंगे तो उसके उत्तर में भी जनता जाकर के जुड़ती है। हाथों को हिलाना और उंगलियों से इशारा करना, ये भी उनकी भाषण शैली का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। जहां तक बॉडी लैंग्वेज का प्रश्न है, कोरोना काल में जब वो राष्ट्रीय संबोधन के लिए आते हैं, उस समय उनके चेहरे की जो भाव भंगिमाएं होती हैं वो अत्यंत गंभीर होती हैं और ये संदेश जनता तक उनके चेहरे को देखते ही चला जाता है कि स्थिति, चाहे वो लॉकडाउन को लेकर के हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन ढंग से न किए जाने की शिकायतों को लेकर के हो, अथवा वैक्सीन के मामले में कोई बहुत बड़ी प्रगति न होने को लेकर के हो, या आने वाले समय की आशंकाओं को लेकर के, वो उनके चेहरे पर दिखती है। और मेरे को लगता है कि इस प्रकार की गंभीरता अगर चेहरे पर दिखाई देगी या एक भय की मुद्रा भी अगर चेहरे पर दिखाई देती है, तो सामने जो परिवार और मुखिया के बीच का संवाद है, चूंकि ये 140 करोड़ का जो देश है, उस तक ये भंगिमा यदि गंभीरता के साथ भी पहुंचती है तो जनता वहां से भी कनेक्ट होती है और कहती है कि हाँ, मोदी जी को देख करके लग रहा है कि समस्या सच में बहुत बड़ी है, और एक परिवार के मुखिया की तरह वो आश्वस्त करते हैं कि हम सब मिल करके इससे लड़ेंगे। तो इस दौरान भी उनकी भाव भंगिमाएं पहले की तरह ही रही है। हालांकि आक्रामकता, चूंकि विषय ही इस तरह का है, वो आक्रामकता जो आपको चुनावी रैलियों में मिलेगी, वो आक्रामकता इन भाषणों में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। यही उनकी खूबी है कि वो मंच के हिसाब से और परिस्थितियों के अनुसार अपनी भंगिमाओं को बदलते हैं। जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने रेडियो का बहुत उपयोग किया है। वो मन की बात करते हैं और रेडियो के माध्यम से जनता से जुड़ना चाहते हैं, और वो जानते हैं कि ये एक जनता का माध्यम है और ज्यादा से ज्यादा वहां पर लोगों से जुड़ा जा सकता है। और जो रेडियो पर के जो भाषण है, उनके बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? रेडियो पर मैंने देखा है कि अन्य मंचों की तुलना में, विशेषकर औपचारिक मंचों पर जब वो जाते हैं, चाहे किसी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हो, या ऊंचे ऊंचे युद्ध के मैदानों में सैनिकों के बीच में हो, या संसद में भी हो, वहां की तुलना में रेडियो पर अपेक्षाकृत सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्हें पता है कि रेडियो की पहुंच समाज के जिस तबके पर है, वहां संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग शायद इतना आसानी से कनेक्ट न कर पाए। तो रेडियो पर उनकी जो अपेक्षाकृत सरल भाषा है, वो ही इनकी मन की बात कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाती है। और इस कार्यक्रम की लोकप्रियता के कारण मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि एक माध्यम के रूप में रेडियो को पुनर्जीवित किया है।
उनका यह अभिनव प्रयोग उन्हें संचार के बहुमाध्यमों में सिद्धहस्त बनाता है और उनके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों का रेडियो और सोशल मीडिया इत्यादि पर न होना उन्हें इन माध्यमों पर प्रतिद्वंदिता से परे भाषिक प्रभावोत्पादकता सिद्ध करने का अवसर प्रदान करता है। यहाँ उनकी तुलना का प्रश्न इसलिए नहीं है क्योंकि इससे पहले न तो सोशल मीडिया के मंच उपलब्ध थे और न ही इस स्तर के उच्च नेतृत्व को रेडियो पर निरंतरता ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है, क्योंकि प्रत्येक माह, अभी शायद 65वां हमने एपिसोड सुना मन की बात का, तो 65 माह और 65वां एपिसोड, इसका मतलब लगभग प्रत्येक माह वो रेडियो पर आते हैं और बात करते हैं, सरल भाषा का प्रयोग करते हैं और लोक प्रसारक आकाशवाणी शायद इसका देश की तमाम 22 भाषाओं में अनुवाद करके भी उसका पुनर्प्रसारण करता है। तो मुझे लगता है कि इस संवाद को जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचाने की दिशा में बिल्कुल अच्छा काम है। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कोरोना संकट काल में जो उनका जनता से संवाद रहा है वो बहुत ही प्रभावी रहा है और जनता का उन पर विश्वास एकदम से जमा रहा है? जी बिल्कुल, जनता का उन पर विश्वास इसलिए भी जमा रहता है क्योंकि जब वो बोलते हैं और संवाद करते हैं तो उनके हर शब्द में उनका आत्मविश्वास झलकता है और उनके चेहरे पर एक आश्वस्ति, उनके शब्दों में एक आश्वस्ति दिखाई देती है कि भले ही ये समय बहुत मुश्किल समय है और अनिश्चितता का वातावरण है, टीके को लेकर के, दवाओं को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के हमारे पास कोई बहुत ठोस निश्चित तिथि या समय सीमा निर्धारित नहीं है कि इस दिन तक हम पा जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी विभिन्न प्रकार के तरीकों को जब वो कम्युनिकेट करते हैं, एक दो उदाहरण मुझे याद आ रहे हैं। उन्होंने योग की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए रेडियो पर ही कहा था पिछले मन की बात में, कोरोना संकट के दौरान हॉलीवुड से हरिद्वार तक योग पर ध्यान। यहाँ हॉलीवुड और हरिद्वार, इनको दोनों को जोड़ा गया है और इसमें हवा की पुनरावृत्ति के कारण जोड़ा गया है। ये बिल्कुल अद्भुत भाषिक प्रयोग है और इससे जनता तक पहुंचा जाता है। उन्होंने एक दो अच्छे शब्द निकाल करके भी दिखाए, जैसे योग के बारे में उन्होंने कहा कम्युनिटी, यूनिटी, इम्यूनिटी, इन तीनों के लिए योग अच्छा है। अब यहाँ देखिए, कोरोना संकट से निपटने के लिए जो सबसे बड़ा काम किया जाना है वो इन्हीं 3 शब्दों के अंदर समाहित है और इन तीनों का जो उच्चारण है वो आपस में भी एक चमत्कार उत्पन्न करता है। ये चमत्कार बड़ी आसानी से दर्शक या श्रोता के मन में पहुंच जाता है कि जनता में आश्वस्ति है इस बात को लेकर के कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में हम इस संकट से निजात पा जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आप काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लगातार उनके भाषणों का इस तरह से अवलोकन करते रहेंगे और अध्ययन करते रहेंगे। आज आप आकाशवाणी से जुड़े और आपने इस विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। कोरोना संकट काल और प्रधानमंत्री जनता संवाद, अभी आप इस विषय पर विद्वान भाषाविद और लेखक डॉक्टर दिनेश शर्मा से की गई ये बातचीत सुन रहे थे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की दीपेंद्र सुभाष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।